दोस्तों, साल 2026 का चुनाव महज एक चुनाव नहीं है। यह पश्चिम बंगाल के इतिहास का एक ऐसा महासंग्राम बनने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। बंगाल की सड़कों पर एक बार फिर से नारों की गूंज है, राजनीतिक रैलियों का शोर है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक बिसात के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम है, ममता बनर्जी। वो नाम जिसे उनके समर्थक दीदी कहते हैं और उनके विरोधी एक ऐसी पहेली मानते हैं जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज जब हम 2026 के इस हाई वोल्टेज चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर एक साधारण सी लड़की जिसके पास न कोई बड़ा राजनीतिक खानदान था, न धन दौलत और न ही कोई गॉडफादर, वो बंगाल की सबसे ताकतवर नेता कैसे बन गई। आखिर क्या हुआ था 70 के दशक में जब एक दुबली पतली सी लड़की ने बीच सड़क पर लेटकर पूरे देश को चौंका दिया था। कैसे एक अस्पताल के स्ट्रेचर पर खून से लथपथ लेटी एक महिला ने बंगाल के 34 साल पुराने अभेद्य लाल किले की नींव हिलाकर रख दी। आज हम एक ऐसी राजनीतिक फाइल खोलने जा रहे हैं जिसके पन्नों में संघर्ष, खून, बगावत, धोखा और एक अकल्पनीय जिद की कहानी दर्ज है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको बंगाल की राजनीति के उन अंधेरे कोनों में ले जाएगा जहां कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में जय हिंद लिखें। कलकत्ता की सड़कों पर हमेशा से ही एक अलग तरह की राजनीतिक आग रही है। बात 1970 के दशक के आखिरी सालों की है। देश ने अभी अभी आपातकाल का एक बेहद काला और खौफनाक दौर देखा था। पूरे देश में सत्ता के खिलाफ भयंकर गुस्सा था। उसी दौरान संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण का काफिला कलकत्ता की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजर रहा था। उनके समर्थक और आम जनता उन्हें देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद पुलिस और नेताओं की सांसें रोक दी। एक बेहद दुबली पतली साधारण सी सूती साड़ी पहने हुए लड़की भीड़ को चीरती हुई आगे आई और जेपी नारायण के काफिले के बिल्कुल सामने सड़क पर जाकर लेट गई। गाड़ियों के ब्रेक जोर से लगे, पुलिस वाले दौड़ पड़े। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की आखिर है कौन और चाहती क्या है। उस लड़की की उम्र उस वक्त महज 20 से 22 साल के आसपास रही होगी। कई पुराने लोग इस बगावती शुरुआत को उनके 17 से 18 साल की उम्र के तेवर से जोड़कर भी देखते हैं। उसके चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं थी। आंखों में एक अजीब सा आक्रोश था और एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उस उम्र के युवाओं में कम ही देखने को मिलता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी थीं। उस दिन उस सड़क पर मौजूद शायद ही किसी इंसान ने यह कल्पना की होगी कि गाड़ियों के आगे लेटने वाली यह जिद्दी लड़की एक दिन उसी बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी जहां कम्युनिस्टों के खिलाफ आवाज उठाना भी मौत को दावत देने के बराबर माना जाता था। ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता के एक बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी आजादी के आंदोलन से जुड़े रहे थे और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके घर का माहौल हमेशा राजनीतिक बहसों और चर्चाओं से भरा रहता था। छोटे मोटे नेता अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे। यहीं से ममता के अंदर राजनीति के शुरुआती बीज बोए गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब ममता बहुत छोटी थीं, तभी उनके परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उनके पिता को गैस्ट्रिक अल्सर जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। पिता के साये के बिना एक बड़ा परिवार अचानक सड़क पर आ गया। घर में बीमार मां और कई छोटे भाई बहन थे। परिवार का गुजारा करने वाला कोई नहीं था। ऐसे नाजुक मोड़ पर जहां अक्सर लोग टूटकर बिखर जाते हैं, युवा ममता ने अपने आंसू पोंछे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली। उनकी दिनचर्या किसी भी आम लड़की के सपनों से बहुत दूर थी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती, घर का सारा काम निपटाती और अपने छोटे भाई बहनों को तैयार करके स्कूल भेजती। इसके बाद शुरू होता था उनका अपना संघर्ष। परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दूध के डिपो में काम करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और स्कूल में भी पढ़ाने का काम करती। इन सब के बीच से जो थोड़े बहुत पैसे बचते, उससे वह अपनी कॉलेज की फीस भरती। इसी संघर्ष ने ममता के अंदर एक ऐसी आग और ऐसा स्ट्रीट फाइटर वाला जाज्बा पैदा कर दिया जिसने उन्हें यह सिखा दिया कि जिंदगी में अगर टिके रहना है तो लड़ना पड़ेगा और डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब ममता बनर्जी ने कलकत्ता के जोगमाया देवी कॉलेज में दाखिला लिया तो बंगाल की राजनीति एकतरफा हो चुकी थी। पूरे राज्य में वामपंथियों का एक छित्र राज्य था। कॉलेजों की दीवारों पर सिर्फ लाल रंग के पोस्टर होते थे। छात्र यूनियनों पर वामपंथी छात्र संगठनों का पूरा कब्जा था। ऐसे माहौल में जहां कांग्रेस का नाम लेना भी छात्रों के लिए खतरे से खाली नहीं होता था, वहां ममता ने सीधे सिस्टम से पंगा ले लिया। उन्होंने अपने कॉलेज में कांग्रेस की छात्र शाखा की स्थापना कर दी। शुरुआत में वामपंथी छात्रों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उन्हें डराने, धमकाने और पीछे हटने के लिए मजबूर करने की हर संभव कोशिश की गई। लेकिन ममता उस मिट्टी की नहीं बनी थी जो डर कर बैठ जाए। वह कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर जोर जोर से भाषण देती।
उनके भाषणों में किसी बड़े राजनीतिक दार्शनिक के भारी भरकम शब्द नहीं होते थे, बल्कि सड़कों की भाषा होती थी, आम आदमी के दर्द की आवाज होती थी। उनका यही बेबाक और जमीनी अंदाज धीरे धीरे छात्रों के दिलों में उतरने लगा। जल्द ही उनका नाम कलकत्ता के दूसरे कॉलेजों में भी गूंजने लगा और उन्हें एक निडर फायर ब्रांड वक्ता के रूप में रैलियों में बुलाया जाने लगा। ममता की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1984 में आया। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट को सीपीआई का सबसे मजबूत और अभेद्य किला माना जाता था। वहां से वामपंथ के सबसे बड़े और कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी चुनाव लड़ रहे थे। सोमनाथ दादा का रुतबा इतना बड़ा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े और दिग्गज नेता उस सीट से चुनाव लड़ने से घबराते थे। पार्टी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बलि के बकरे वाली सीट पर किसे उतारा जाए। तभी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक चाल चली और 29 साल की युवा ममता का नाम आगे कर दिया। कांग्रेस आलाकमान को लगा कि यह लड़की नई है, अगर चुनाव हार भी गई तो पार्टी की कोई बड़ी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन ममता ने इसे एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उनके पास न तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे थे और न ही गाड़ियों का बड़ा काफिला। उन्होंने खुद अपने हाथों से पोस्टर बनाए, दीवारों पर चिपकाए और जादवपुर की संकरी गलियों में पैदल ही निकल पड़ी। उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह लोगों के घर जाती, महिलाओं के साथ जमीन पर बैठ जाती। वह सोमनाथ चटर्जी पर कोई सीधा तीखा हमला करने के बजाय उन्हें तंज कसते हुए मामा कहती थीं। वह जनता से कहती, मामा तो बहुत बार जीत चुके हैं, अब वो थक गए हैं, इस बार अपनी इस बेटी को मौका देकर देखिए। उसी चुनाव में नामांकन के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने ममता की राजनीतिक समझ का लोहा मनवा दिया। जब ममता और सोमनाथ चटर्जी आमने सामने आए तो ममता ने बड़ों का सम्मान करने की बंगाली परंपरा के तहत सोमनाथ दा के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। ममता ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और तुरंत इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने जनता के बीच जाकर कहा कि एक दिग्गज नेता ने एक गरीब बेटी का अपमान किया है, उसे आशीर्वाद देने से मना कर दिया है। यह बात पूरे जादवपुर में आग की तरह फैल गई। जब 1984 के चुनाव के नतीजे आए तो पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। एक युवा, अनजान और बिना पैसे वाली लड़की ममता बनर्जी ने वामपंथ के सबसे बड़े स्तंभ सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हरा दिया था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वामपंथी किले में लगी वो पहली सेंध थी जिसने बंगाल की जनता को यह विश्वास दिलाया कि लेफ्ट को भी हराया जा सकता है। हालांकि इसी जीत के बाद ममता पर एक बड़ा विवाद भी जुड़ा। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास अमेरिका की ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री है, जिसके आधार पर वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती थीं। बाद में जब मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। विरोधियों ने उन्हें फेक डिग्री के नाम पर घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता का जमीनी जुड़ाव इतना मजबूत था कि यह विवाद उनकी राजनीतिक रफ्तार को रोक नहीं पाया। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर के चलते ममता चुनाव हार गईं, लेकिन एक स्ट्रीट फाइटर की असली पहचान सत्ता में नहीं बल्कि सड़क पर संघर्ष में होती है। यह वो दौर था जब बंगाल में राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर थी। साल 1990 का समय ममता की जिंदगी का सबसे खौफनाक दौर था। कोलकाता में वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। पूरे शहर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। 16 अगस्त 1990 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक विशाल विरोध मार्च निकाला जा रहा था। हजारों की भीड़ उनके साथ थी। तभी हाजरा क्रॉसिंग के पास अचानक हथियारों से लैस गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। भीड़ में भयंकर भगदड़ मच गई। हमलावरों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता थी, लेकिन मौत को भी चकमा देने की जिद ने ममता को बचा लिया। वह करीब 1 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहीं। उसी दौरान उनकी एक तस्वीर मीडिया में आई, सिर पर भारी पट्टियां, स्ट्रेचर पर लेटी हुई एक घायल महिला। यह तस्वीर पूरे बंगाल के अखबारों और दीवारों पर छा गई। इस एक तस्वीर ने ममता बनर्जी को महज एक नेता से बदलकर बंगाल के संघर्ष की सबसे बड़ी प्रतीक में तब्दील कर दिया। जनता के मन में यह बात बैठ गई कि यह अकेली औरत हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार है। उस वक्त देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद ममता के इलाज का सारा खर्च उठाया और उन्हें दिल्ली बुलाकर पार्टी में उनका पूरा समर्थन किया। 1991 में राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या ने ममता को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि राजीव ही दिल्ली में उनका सबसे बड़ा राजनीतिक सहारा थे। 1991 के चुनाव में ममता फिर से जीतकर संसद पहुंची और उन्हें केंद्र में युवा एवं खेल मामलों का मंत्री बनाया गया। लेकिन अब उनकी असली लड़ाई कम्युनिस्टों से कम और अपनी ही पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं से ज्यादा हो गई थी। बंगाल कांग्रेस के कई पुराने और दिग्गज नेता, जिनमें प्रणब मुखर्जी जैसे नाम शामिल थे,
ममता की आक्रामकता और उनके तेजी से बढ़ते क्यूद से असुरक्षित महसूस करने लगे थे। ममता को यह साफ महसूस होने लगा था कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस वामपंथियों के साथ मिली भगत की राजनीति कर रही है और वामपंथ को जड़ से उखाड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। ममता अक्सर पार्टी की बैठकों में अपने ही नेताओं से भिड़ जाती थीं। एक बार तो प्रणब मुखर्जी के साथ उनका इतना तीखा विवाद हुआ कि दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो गए। 1993 में एक और दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक गूंगी बहरी लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ न्याय मांगने के लिए ममता बनर्जी सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के ऑफिस पहुंच गईं और वहीं धरने पर बैठ गईं। पुलिस ने वहां बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। जब कांग्रेस हाईकमान ने इस मुद्दे पर भी ममता का खुलकर साथ नहीं दिया तो ममता की बर्दाश्त की हद टूट गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर बंगाल को वामपंथ से आजाद कराना है तो उन्हें अपनी खुद की जमीन बनानी होगी। और यहीं से 1 जनवरी 1998 को जन्म हुआ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। ममता ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और बंगाल की सड़कों पर वामपंथ के खिलाफ एक ऐसा धर्मयुद्ध छेड़ दिया जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ जीत था। ममता की राजनीति और बंगाल के इतिहास का आखिरी और सबसे बड़ा कील साबित हुआ सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन। 2006 में वामपंथी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बंगाल में औद्योगिकरण लाने के लिए रतन टाटा को नैनो कार का प्लांट लगाने के लिए जमीन देने का फैसला किया। इसके लिए सिंगूर के किसानों की बहुफसली उपजाऊ जमीनें जबरन अधिग्रहित की जाने लगीं। किसानों के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, उनकी मां होती है। सरकार ने मुआवजा देने की बात कही, लेकिन किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब पुलिस ने किसानों पर लाठियां भांजी तो ममता बनर्जी सीधे सिंगूर पहुंच गईं और उन्होंने किसानों के हक में 26 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका नारा था, मां माटी मानुष, मां मिट्टी और इंसान। सिंगूर आंदोलन ने ममता को जनता का मसीहा बना दिया। इसी आग ने 2011 में वामपंथ के 34 साल पुराने लाल किले को राख कर दिया और सड़कों पर लाठियां खाने वाली वो लड़की बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन आज 2026 के चुनाव में हालात बिल्कुल अलग हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद ममता के सामने शारदा चिटफंड, शिक्षक भर्ती घोटाले और सत्ता विरोधी लहर जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। और अब उनके सामने वामपंथ नहीं बल्कि बंगाल फतह करने को बेताब एक आक्रामक बीजेपी खड़ी है। लेकिन बंगाल की राजनीति का एक ही उसूल है, ममता को कभी हल्के में मत लेना। जब भी उन्हें दीवार की तरफ धकेला गया है वो और खतरनाक होकर लौटी हैं। क्या 71 साल की उम्र में ममता 2026 में फिर से विरोधियों को धूल चटाएंगी या बंगाल एक नया इतिहास लिखेगा? दोस्तों, ममता की कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे हैरान कर गया? 1984 की वो जीत या 1990 का जानलेवा हमला? 2026 के चुनाव पर अपनी बेबाक राय कमेंट्स में दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हमेशा सच के साथ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।